नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्यारी कहानी है। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले हम इस कहानी को शुरू करते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। राजी ऑफिस के लिए निकलने के लिए अपना पर्स और गाड़ी की चाबी लेते हुए आवाज़ लगाती है, वंश, तुमने स्कूल बैग तैयार कर लिया? तुम्हें और काव्या को मैं ऑफिस जाते टाइम स्कूल छोड़ दूंगी। जी आंटी जी। कमरे में आती वंश की हल्की सी आवाज़ ने राजी को एक बार फिर से बेचैन कर दिया। आंटी जी? नन्ही बेटी काव्या ने आश्चर्य से वंश की तरफ देखते हुए हवा में हाथ उठा दिए। भैया, क्या है ये? राजी ने चिल्लाते हुए कहा। बस करो वंश, ऐसा कब तक चलेगा? किसी बात को इतना नहीं खींचते बेटा। बदले में वंश ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बस उसे देखकर अपनी नीली आंखें झपकाई और सिर झुकाकर बैग लगाता रहा। उन नीली आंखों का उत्तर तो राजी के पास कभी से भी नहीं था। वंश से नजरें चुराते वह काव्य की आवाज़ देती कमरे से बाहर निकल गई। तुम लोग जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। 18 वर्षीय वंश सर झुकाए धीरे धीरे नाश्ता कर रहा था। उसकी नीली आंखें नम थी और 10 वर्षीय काव्या नाश्ता कम, वंश का दिमाग ज़्यादा खा रही थी। और वंश था कि चुपचाप उसकी सब बातें सुन रहा था। बहुत देर तक बोलने के बाद जब काव्या की किसी भी बात का उत्तर वंश ने नहीं दिया तो काव्या गुस्सा होकर बोली, क्या है भैया, क्या हो गया है आपको? मम्मा, देखो भैया बोल नहीं रहे हैं मुझसे। माँ बेटे की अंतर्द्वंद से अनजान काव्या तो हमेशा की तरह अपने प्यारे भाई का पूरा ध्यान अपने ऊपर चाहती थी। पर वंश था कि जैसे पिछले 3 दिनों से पूरी तरह से मूक हो गया था। ना किसी से बोलना, ना किसी से बात करना। वह सदैव काव्या को गुदगुदाता, उसे हर पल हंसाता, खाने से लेकर उसके खेलने की हर चीज़ से में उसे छेड़ता। हरदम शरारती वंश पिछले 3 दिनों से काव्या को भी आश्चर्यचकित कर रहा था। राजी ने स्थिति को संभालते हुए कहा, चलो जल्दी नाश्ता ख़त्म करके बाहर आओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। फिर तुम दोनों जाते रहना अपनी स्कूल की बस में। नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ ही जाना है। चलो भैया, मम्मा की सवारी जाए उससे पहले ही हम इस पर बैठ जाते हैं। काव्या वंश का हाथ खींचती हुई बाहर ले जाती हुई बोली, मम्मा आपके साथ आगे वाली सीट पर आज मैं ही बैठूंगी, भैया को नहीं बैठने दूंगी। काव्या लपक कर आगे वाली सीट पर बैठने की चाह रही थी। यह देखकर वह दंग रह गई कि हमेशा उससे आगे बैठने का झगड़ा करने वाला भैया आज चुपचाप सिर झुकाकर पीछे का दरवाज़ा खोलकर कब का सीट पर बैठ चुका था। राजी ये सब देखकर बेहद अशांत थी। वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कार के शीशे से उसे पीछे बैठे वंश का उदास चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। वह सब देख पा रही थी। वंश की नीली आंखें आंसुओं से नम थी। उसकी आंसुओं की नमी एक बार फिर उसे अमन की याद दिला रही थी। अमन को याद करके अब उसकी स्वयं की आंखें भी नम हो गई थी। बच्चों को स्कूल छोड़कर वह वापस लौटते हुए अतीत की गलियों में खो गई। उसे आज भी याद था, एक समय था जब ये नीली आंखें एक क्षण को भी उसके मन मस्तिष्क से ओझल नहीं हो पाती थी। शहर के प्रख्यात डॉक्टर की इकलौती पुत्री थी वह। अपने वैभव से उपजा घमंड राजी के माता पिता के स्वभाव का अभिन्न हिस्सा था। जो राजी उससे कैसे अछूती रहती। राजी को अपना रूप तो माँ से विरासत में मिला ही था, पिता का दंभ भी उसने अपने जीवन में उतार लिया था। उसकी स्वभाव की तेजी के चलते कॉलेज में कोई भी उससे उलझ कर अपनी दुर्गति नहीं करवाना चाहता था। हर किसी को नीचा दिखाना, बेवजह वजह बेवजह किसी का भी उपहास उड़ाना उसका प्रिय मनोरंजन का साधन था। विद्यार्थी तो विद्यार्थी, कॉलेज के सीनियर्स और टीचर्स भी समय समय पर उसका शिकार बन जाते थे। वह किसी को भी कुछ भी बोलते टाइम कभी नहीं सोचती थी कि किसी को अच्छा लगेगा या फिर बुरा लगेगा। कुछ उसके पिता के प्रभाव और कुछ राजी की विलक्षण प्रतिभा हर बार उसे बचा ले जाती। पढ़ाई में तो वो हमेशा से अव्वल रहती थी। कल्चर प्रोग्राम्स में भी उसका कोई शान ही नहीं था। वह इसी तरह से दंभ के रथ पर सवार रहती अगर उसके जीवन में अमन का प्रवेश ना हुआ होता। रोज की तरह एक दिन वह क्लास में बैठी अपनी मित्र मंडली से घिरी चहक रही थी। नया टर्म चालू हो गया था, नए एडमिशन हो रहे थे, तो अभी पढ़ाई शुरू सही से नहीं हुई थी। हर न्यू एडमिशन को पकड़ पकड़ कर उनको परेशान करना,
उसका और उसकी मंडली का फेवरेट काम था। आज क्लास के एक कमज़ोर लड़के मुकेश को पकड़कर उसने ज़बरदस्ती जोक्स सुनने जा रहे थे। वह बेमन से राजी की मित्र मंडली का मनोरंजन कर रहा था। तभी प्रवेश हुआ अमन का। एक नए चेहरे को देखकर सबका ध्यान उसकी तरफ जाना स्वाभाविक था और राजी ने भी मुकेश को हटाकर अमन को अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया। न्यू एडमिशन? राजी ने तेज आवाज़ से उसे बुलाते हुए पूछा। हाँ, संक्षिप्त सा जवाब देकर अमन मुस्कुराकर सीट पर बैठने लगा। ए लड़के, बैठो मत, इधर आओ, अपना इंट्रोडक्शन दो, राजी ने अपनी तीखी आवाज़ में कहा। अमन, अमन नाम है मेरा, कहकर अमन फिर बैठने लगा। अरे अरे, सीधे खड़े रहो, ढंग से परिचय दो अपना। क्या तुम्हें पता नहीं है न्यू एडमिशन को कैसे पेश आना चाहिए? राजी ने फिर कहा। मुस्कुराकर अमन उसके सामने आ गया। अपनी नीली आंखें झपकाता हुआ बोला, हाँ मुझे पता है, पर मैं तुम्हारा जूनियर नहीं हूँ, क्लासमेट हूँ, तो मुझे तुम्हें क्यों इंट्रोडक्शन देना है? उसकी नीली आंखों में एक बारगी राजी खो गई, पर फिर आसपास हंसती अपनी मित्र मंडली को देखकर संयत होकर तीखी आवाज़ में दोबारा अमन से बोली, ठीक है, तुम बेचमेट हो, पर रूल्स तो रूल्स होते हैं। नए एडमिशन हो तो नए एडमिशन की तरह ही पेश आना होगा। ठीक है, करो, क्या करना चाहती हो? अमन ठीक उसके सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला। उसे अपलक अपनी तरफ देखता देखकर राजी की पलकें नीची हो गई। ये पहली बार हुआ था कि उस पर कुछ कहते नहीं बन रहा था। वह पीछे हट गई और मुस्कुराता हुआ अमन फिर से सीट पर जा बैठा। आज राजी चुप थी। यह देखकर उसकी मित्र मंडली हैरान थी। हर किसी पर उसकी धौंस जमाने वाली राजी आज शांत कैसे हो गई? रितु ने कहा, राजी, दूर रहना इस नीली आंखों वाले से, यह बहुत जादूगर किस्म के लोग होते हैं, इनसे उलझना बेकार है। राजी चिढ़कर बोली, चुप रह, तू फालतू की बातें कर रही है। आज मेरा मूड नहीं था, इसलिए ज़्यादा पूछने की इच्छा नहीं करी, वरना इसकी क्या मजाल जो मुझसे जबान लड़ाए। उसके बाद तो राजी नित नए तरीके खोजती अमन को परेशान करने की, पर अमन अपने सौम्य स्वभाव के चलते उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता, बदले में बस मुस्कुरा कर रह जाता। अमन को परेशान करने के राजी के कई हथकंडे अपनाए। कभी उसकी साइकिल का मजाक उड़ाती, तो कभी उसकी साइकिल के पहिए की हवा निकाल देती, और उसकी गैंग उसमें उसका पूरा साथ देता। बदले में अमन का हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे और चिढ़ाता। राजी की हर हरकत का जवाब वह बस मुस्कुराकर और हंस कर दे देता। इसी के चलते एक बार अवसर पाने पर राजी ने अमन की प्रोजेक्ट फाइल गायब कर दी। मजाक मजाक में कुछ ऐसा घट गया जिसके बारे में कभी राजी ने सोचा भी नहीं था। स्टूडेंट्स, आज प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट है, आप सभी लोग अपने प्रोजेक्ट्स जमा करवा दीजिए। प्रोफेसर की कड़कती आवाज़ ने अमन को और भी ज़्यादा परेशान कर दिया। वह तो कब से उनको आया देखकर अपनी फाइल तलाश रहा था। वह थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिलती भी कैसे? उसकी फाइल तो राजी के बैग में आराम जो फरमा रही थी। एक एक करके सभी ने अपने प्रोजेक्ट्स जमा करा दिए। अमन खाली हाथ प्रोफेसर के पास गया और बोला, सर मेरी प्रोजेक्ट फाइल नहीं मिल रही। सर मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ था, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। प्रोफेसर ने वार्निंग दी कि आज दोपहर तक वह फाइल जमा करा दे, नहीं तो उसका टर्म एग्ज़ाम देना मुश्किल हो सकता है। प्रोफेसर के जाते ही अमन सिर झुकाकर बैठ गया और राजी और उसकी गैंग का अप्रत्याशित जीत से प्रसन्न था। चलो चलकर मज़े लेते हैं, देखते हैं अब वह क्या करेगा, कुशाल ने सभी से कहा। अमन को सिर झुकाया देख राजी ने चीख कर पूछा, और हीरो, कहाँ खोदी तुमने अपनी प्रोजेक्ट फाइल? अमन ने अब अपना सिर उठाया तो राजी को एकदम से धक्का सा लगा। अमन की नीली आंखें आंसू से भरी हुई थी। पहली बार वह उन आंखों को दर्द में डूबा हुआ देख रही थी। वह तो अब चुप थी। रितु ने पूछा, अरे क्या हुआ? तुम तो एक फ़ाइल को लेकर इतना परेशान हो गए। सर कह रहे थे ना कि फ़ाइल नहीं डिपॉजिट करवाई तो मैं टर्म एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। मैं एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकता, मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाएगी। अमन ने रूंधे गले से कहा। वह कह ही रहा था कि राजी ने उसकी प्रोजेक्ट फाइल आगे कर दी। अब अमन की आंखें क्रोध से लाल थी। वह समझ चुका था उसकी फाइल राजी ने छुपा दी थी। वह गुस्से में बोला, इंसान का इतना गुरूर ठीक नहीं होता। तुम जैसे रईसजादियों
को शायद कुछ फ़र्क ना पड़े, पर किसी की लाइफ का सवाल होता है। ये तुम तभी समझ सकती हो जब तुम्हारे खुद के ऊपर गुजरे। इतना कहकर अमन ने अपना मुंह फेर लिया। इन आंखों की गर्मी सहन करने की राजी में क्षमता नहीं थी। वह चुपचाप वहां से हट ली। यार पागल है तू, एकदम से दे दी उसको फाइल, कुशाल गुस्सा करते हुए बोला। राजी शांत थी। उसको चुप देखकर उसका गैंग भी चुप हो गया। अब अमन सीरियस रहने लगा था। उसने अब राजी की तरफ देखना भी बंद कर दिया था। वह उससे जितना बात करने की कोशिश करती, अमन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता। राजी का मन बेचैन हो उठा था। अमन का यह बदला व्यवहार उसके लिए असहनीय था। वह अमन से माफ़ी मांगने का निर्णय कर चुकी थी, लेकिन 3 दिनों तक अमन कॉलेज नहीं आया। वह आ क्यों नहीं रहा? राजी ने अनमने ढंग से पूछा। रितु सब जानते हुए भी फिर अनजान बनते हुए उसने पूछा, कौन वह? दिमाग खराब मत कर, तुझे उसके घर का पता मालूम है? राजी ने झल्लाते हुए कहा। तू उसके घर जाएगी? कहते हुए रितु ने अपनी आंखें फैला दी, लेकिन उसका जवाब देने को वहां राजी नहीं थी। वह कब की ऑफिस की तरफ बढ़ चुकी थी, अमन का एड्रेस लेने के लिए। अब राजी और उसका गैंग अमन के घर पर धमक चुका था। साधारण से घर को देखकर एक बारगी राजी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वैभवशाली जीवन के आदी रही राजी की मित्र मंडली भी उसके स्तर की ही थी, तो उसे इतना सरल जीवन इतने पास से देखने का अनुभव नहीं हुआ था। अमन के परिवार में केवल उसकी माँ थी। अमन जब बहुत छोटी उम्र का था, तभी उसके पिता इस दुनिया में माँ बेटे को अकेला छोड़ गए थे। एक साथ इतने सारे स्टूडेंट को देखकर अमन बुरी तरह से सकपका गया। वह तो वायरल फीवर के चलते कॉलेज नहीं जा पा रहा था। सब मित्र अमन को घेर कर बैठ गए। राजी चुप खड़ी थी। रितु ने उसको कोहनी मारते हुए कहा, देख ले, सही सलामत तो है। लेकिन राजी को रितु की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह तो अपलक अमन को देख रही थी। अमन भी बीच बीच में बातें करते हुए उसे देख रहा था, पर लगातार राजी को अपनी तरफ देखता देख उससे नजरें बचा रहा था। अमन की माँ एक बहुत सरल और सौम्य स्वभाव की महिला थी। वह सभी बच्चों के लिए तुरंत चाय नाश्ता ले आई। उनकी बातों से साफ पता चलता था कि अमन का सरल स्वभाव उन्हीं की ही देन था। चाय पीते हुए अब अमन का कमरा हंसी ठहाकों से गूंज रहा था। थोड़ी देर हंसी मजाक के बाद कुशाल ने कहा, अमन अब हम चलते हैं। चलते हुए राजी ने अमन के पास जाकर बहुत हल्के स्वर में सॉरी बोला। एक बार अमन फिर से मुस्कुरा उठा। उसकी नीली आंखें राजी को देखकर चमक रही थी। अमन के घर से लौटते हुए राजी अब बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे की रक्तम करे जा रही थी और ऋतु थी कि उसे लगातार छेड़ी जा रही थी। अमन की आंखें उसे लगातार अपने चेहरे पर गड़ती महसूस हो रही थी। अमन के सौम्य व्यवहार ने राजी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया था। जिंदगी को वह एक अलग नज़रिए से देखने लगी थी। बात बात पर ठिनकना, हर किसी पर अपनी धाक जमाना अब बीते दिनों की बात हो गई थी। अमन के साथ वह अपनी ज़िंदगी के सबसे सुखद दिनों को जी रही थी। दोनों के बीच कोमल भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई थी कि अब राजी अमन के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अमन की आंखों में ही अब उसके सपने भी शामिल हो गए थे। दोनों का कैरियर एक दूसरे का साथ पाकर तेजी से आगे बढ़ रहा था और अब समय आ गया था कि वे अपने जीवन में भी स्थायित्व लाए। उसी के चलते उस राजी ने अपनी भावनाओं को अपने माता पिता के समक्ष रखा तो लगा जैसे भूचाल आ गया। इकलौती बेटी का चयन उन्हें एक आंख नहीं भाया था। इसी के कारण राजी के पिता अमन के घर जाकर उसकी मां को अघोषित धमकी दे आए थे। कम उम्र में पति को खोने के बाद अमन की मां बेटे का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती थी और उन्होंने जल्द ही अमन की शादी करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने राजी को बुलाकर एक तरह से उससे याचना की कि वह अपने घर वालों का विरोध छोड़कर माता पिता की बात मान ले और अमन को सुरक्षित भविष्य कर दे। राजी समझ चुकी थी। उसके पिता बहुत प्रभावशाली थे, जिसके चलते वह अमन को कभी भी हानि पहुंचा नहीं और अमन को सुरक्षित भविष्य कर दे। राजी समझ चुकी थी उसके पिता बहुत प्रभावशाली थे, जिसके चलते वे अमन को कभी भी हानि पहुंचा सकते थे। अमन से पहले राजी ने भी बहुत विरोध करा, अपनी मां को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मां के मन में बैठे भय को वह नहीं निकाल पाया और बुझे मन से उसे मां के निर्णय को स्वीकार करना पड़ा।
अमन का विवाह रितिका से हो गया। उधर राजी ने भी पिता के चुने वैभव के साथ जीवन के नए अध्याय लिखने शुरू कर दिए। वैभव का चुनाव उसके जीवन में गलत साबित नहीं हुआ। अमन की यादें अमिट थी, पर वैभव ने उसके जीवन के खालीपन को भर दिया था। प्रतिभाशाली वैभव की प्रोत्साहन से वह करियर की ऊंचाइयों को छूती हुई कंपनी के सीईओ पद तक पहुंच चुकी थी। अमन भी अब जिंदगी के नए सिरे से जीना शुरू कर चुका था। रितिका ने उसके अस्थिर मन को स्थिरता प्रदान कर दी और उसके जीवन में उनका पुत्र भी आ चुका था। अमन की यादें अब मधुर पन्नों की तरह उसके मन पर अंकित रह गई थी। एक दिन सवेरे आई खबर ने उसे हिलाकर रख दिया। रितु का फोन आया था। देवी दर्शन को निकले अमन के परिवार का एक्सीडेंट हो गया था। अपने पुत्र को छोड़कर अमन माँ और पत्नी के साथ इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। सुनते ही वैभव को साथ लेकर राजी फौरन चल दी। अब वह अमन के घर में थी, जहाँ कुछ नज़दीकी रिश्तेदार उसके 1 वर्षीय पुत्र को संभाले हुए थे। उसे देखते ही गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। जब उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा तो बच्चे ने अपनी नीली आंखें झपकाते हुए राजी की उंगली कसकर पकड़ ली। यह देखकर तो राजी का हृदय बैठ गया। वह अब खुद बहुत देर तक उस बच्चे को लिए बैठी रही। उन रिश्तेदारों में कोई भी उस बच्चे को रखने का उत्सुक नहीं था। यह जानकर राजी उसे अपने साथ ले आई और वैभव ने इसमें उसका पूर्ण समर्थन दिया। अब वह बच्चा उसका जान का टुकड़ा वंश बन गया था। राजी के माता पिता ने इस बात का भरसक विरोध करा, लेकिन अब राजी अटल थी। नन्हा वंश जब भी अपनी नीली आंखें झपकाता, वह बरबस अमन की याद दिला जाता। असमय पिता के गुजर जाने पर राजी को माँ को अपने साथ रहने लाना पड़ा। माँ ने कभी वंश को मन से नहीं चाहा। उन्हें उसमें अमन की परछाई जो दिखाई देती थी, पर राजी तो कब की अमन से मन का पर्दा हटाकर वैभव के साथ जिंदगी के काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। अब वंश का वात्सल्य उसके जीवन का आधार था। फिर प्रवेश हुआ नन्ही काव्या का। काव्या के प्रति राजी की माँ का लगाव अलग ही दिखता था। उसकी पुत्री की संतान जो थी, वह सब बातों से बेखबर माता पिता का लाडला वंश अब बड़ा होने लगा। उसे काव्या जान से ज़्यादा प्यारी थी और अपनी माँ में उसके प्राण बसते थे। नानी का व्यवहार उसे जरूर अखरता था, पर वह समझ नहीं पाता था। अपनी माँ का लाडला होने के कारण माँ को हर बात में परेशान करना उसकी आदत हो गई थी। और एक दिन अप्रत्याशित घट गया। एक दिन राजी मनुहार करके दोनों बच्चों को शाम का नाश्ता करवा रही थी। वंश को दूध कभी से भी अच्छा नहीं लगता था, पर राजी उसे ज़बरदस्ती दूध देती थी। उस दिन दूध पीते वंश ने मजाक के अंदाज में कहा, आप अच्छी माँ नहीं हो तभी तो दूध देती हो, अच्छी माएँ तो जूस देती हैं, जूस। यह कहकर चुप हुआ ही था कि बराबर में बैठी राजी की माँ एकदम से भड़क उठी और बरसों से हृदय में दफन उसके शब्द मुंह के रास्ते बाहर आ ही गए। हाँ बेटा, माँ तो तेरी वह है ही नहीं, बस तू ही उसका बेटा बना बैठा है। राजी के चुप कराते करते भी वह परिपक्व हो चुका वंश सब कुछ समझ चुका था। उसे एक ऐसा झटका लगा कि उसकी तो उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। रात को घर आकर वैभव ने उसे प्यार से बहुत कुछ समझाया, पर वंश अब पूरी तरह से शांत हो गया था। ऊपर से शांत, लेकिन मन में प्रचंड तूफान लिए वह उस स्थिति का सामना नहीं कर पा रहा था। इस घटना को आज 3 रोज हो गए थे और वंश ने उसे माँ कहना छोड़ दिया था। यह सब सोचती हुई राजी वर्तमान में वापस लौट आई थी और अत्यंत अशांत मन से चला रही कार पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाई। अब उसकी कार अपना बैलेंस खोकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा चुकी थी। आईसीयू में राजी को देखकर वंश अपना धैर्य खो चुके थे। स्थिति बहुत नाजुक थी। डॉक्टर का कहना था कि ब्रेन हेमरेज हुआ है, ऑपरेशन करके तुरंत क्लॉट निकालना था। वैभव से खून का इंतजाम करने को कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले गए थे। राजी का ब्लड ग्रुप रेयर था, आसानी से नहीं मिलता। वैभव परेशान था। तभी वंश को याद आया कि पिछले दिनों इन्फेक्शन से उसके ब्लड ग्रुप का पता चला था। उसका और राजी का ब्लड ग्रुप एक ही था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उस दिन घर आकर उसने काव्या को चिढ़ाते हुए कहा था, देख मम्मी मेरी है। अब तो ब्लड ग्रुप भी मेरा और मम्मी का सेम ही है। दोनों भाई बहनों ने इस बात को लेकर बहुत देर तक एक मीठा झगड़ा किया था। उसने तुरंत वैभव से कहा कि बाहर कहीं से भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ब्लड तो मैं ही दे सकता हूँ। वैभव ने कहा, बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो,
अधीर होता हुआ वंश बोला, नहीं पापा, मैं 18 साल का हो गया, अब मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ। अगली सुबह अच्छी खबर लेकर आई, राजी का ऑपरेशन सफल हुआ। अब नानी बेटी की जान बचने के बाद वंश के प्रति कृतज्ञ थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। वंश वैभव के साथ बराबर अस्पताल रहा। बड़ी मुश्किल से ही कुछ घंटे के लिए वो घर जाता। एक सप्ताह बाद राजी को होश आया। सब लोग प्रसन्न हो उठे। वैभव ने राजी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, कैसी हो? राजी ने सही में सिर हिलाया। माँ पास आकर फफक कर रो पड़ी। मुझे तुम लोग माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे खुशहाल परिवार में दुख की सेंध लगा दी। फिर वंश की तरफ मुंह करके बोली, बेटा तू तो सच में राजी का ही बेटा है, मैं ही शायद उसकी माँ नहीं। नहीं नानी, आप ऐसा मत कहो, मम्मी को हम जल्दी ही ठीक करके घर ले जाएंगे। कहता हुआ वंश राजी के पास आकर बोला, मम्मी घर चलकर पाव भाजी खानी है मुझे आपके हाथ की, और इसे संभालना मेरे बस की बात नहीं। ये काव्या बहुत परेशान करती है मुझे, आप घर आओगी तो ही ये सही होगी। काव्या झूठा गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा भैया घर चलो, फिर मैं बताती हूँ आपको। राजी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने अपना खोया परिवार फिर से पा लिया था, और अब अस्पताल का वह कमरा सभी की हंसी की आवाज़ से गूंज रहा था, और कहीं दूर अनंत में वह नीली आंखें भी यह सब दृश्य देखकर अपनी अतृप्त प्यास बुझा चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।